अस्सलामुअलैकुम। इस चैनल पे आपको तमाम वो मवाद मिलेगा जिससे आप अपनी मदद खुद कर सकते हैं। मेरा नाम है अरीज अहमद। आज हम हमल के 7वें महीने के बारे में जानेंगे, तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। बॉडी 7वें महीने में आपके जिस्म में कुछ तब्दीलियां भी आती हैं जो कि हम इसी वीडियो में आपके साथ एक्सप्लेन करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये कि आपको डिफिकल्ट ब्रेंडिंग होती है, यानी कि मुश्किल से आपसे झुका जाता है। अगर आपको कोई चीज झुक के पकड़नी पड़े या कोई काम ऐसा करना पड़े तो आपका चूंकि आधे पेट आ जाता है तो आपको बेंड होने में मुश्किल होती है। ब्लॉटिंग यानी कि आपके जो पेट में तनाव होता है वो आपको बाजे महसूस होता है और आपको बहुत ज्यादा गैस जैसी फीलिंग आती है जो कि कॉमन है। हॉट फीलिंग यानी कि आपको आम लोगों से ज्यादा गर्मी लगती है। इसका जो रीजन है वो हार्मोन्स है और ब्लड की बहुत ज्यादा सर्कुलेशन है, तो ये दो चीजों की वजह से आपको ज्यादा गर्मी महसूस होती है। तो ये भी आपकी जल्दी ठीक हो जाएगी जब आपकी प्रेगनेंसी ओवर होगी। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी कि पेशाब ज्यादा आना आपकी यूट्रस का वजन बढ़ने की वजह से आपका जो ब्लैडर है वो दब जाता है, जिससे उसमें कैपेसिटी कम हो जाती है। इसीलिए जैसे ही उसमें थोड़ा यूरिन इकट्ठा होता है तो आपको पेशाब करने की हाजत हो जाती है। इसीलिए आपको बार बार जाना पड़ता है क्योंकि आपका जो ब्लैडर है वो ज्यादा पेशाब स्टॉप नहीं कर सकता। निपल्स आपके ब्लैक हो जाते हैं, अगर पहले नहीं हुए थे तो अब हो जाएंगे क्योंकि ये कॉमन सिम्टम है और कॉमन चेंज है औरत में जो कि प्रेगनेंसी होता है, और ये भी प्रेगनेंसी के बाद ओवर हो जाएगा। कॉम्प्लिकेशंस यानी कि जो वजन बढ़ता है तो आपके जिस्म में मुख्तलिफ चीजों का तनासब खराब होने लग जाता है, जिससे आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है और आपको गैस्ट्रेशनल डायबिटीज हो सकती है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि अपनी तमाम चीजों को मॉनिटर करना सीखें। वेरिकोस वेन्स कई औरतों में वजन के बढ़ने की वजह से वेरिकोस वेन्स प्रोमिनेंट हो जाती हैं। इसके बारे में आपको मैं पिछली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, तो ये भी कोई परेशानी की बात नहीं है, ये भी ठीक हो जाएगी। स्लो वॉक यानी कि आप धीमी रफ्तार से चल पाती हैं। अगर आप तेज तेज चलना भी चाहें तो आपसे चला नहीं जाता, तो ये एक आपके अंदर चेंज आ गया होता है जो कि टेम्पररी है। लो आयरन लेवल, आप जो कि थर्ड ट्राइमेस्टर में दाखिल हो चुकी हैं तो आपके जिस्म में लगातार आयरन की कमी होना शुरू हो जाएगी और इसको भी आपको मॉनिटर करने की जरूरत होती है। ब्रेस्ट चेंजेस यानी कि कुछ औरतों को 7वें महीने में छाती में दूध उतर आता है और लाइट येलो कलर का एक लिक्विड उनकी छाती से निकलता रहता है, वरना शुरू हो जाता है, जिसके लिए उनको पैड्स की जरूरत होती है। और इसके अलावा कई औरतों की जो छाती है वो एक्स्ट्रा नर्म हो जाती है और ये भी एक वक्ती चेंज है। इसके लिए आपको चाहिए कि बहुत अच्छे साइज की कंफर्टेबल ब्रा पहने और सोते हुए भी उसको पहने ताकि आपको जो छाती के नरम होने की वजह से दर्द होती है वो ना हो। स्लीपलेसनेस यानी कि नींद ना आना, आपको रात के टाइम नींद नहीं आएगी क्योंकि एक तो आपके जिस्म में बहुत ज्यादा एक्ट्स इनके दर्दें वगैरह महसूस होती हैं, तो दूसरा आपकी हार्मोन्स और पूरा जो चेंजेस है वो आपको सोने नहीं देते। ब्लीडिंग गम्स यानी कि आपकी मसूरों से खून आ सकता है क्योंकि ब्लड की सप्लाई ज्यादा होती है, तो इसकी वजह से आपके जो गम्स हैं इनके मसूरे हैं वो नर्म हो जाते हैं और दूसरे जरा सी ठोकर से या टूथपिक वगैरह की वजह से आपकी जो ब्लीडिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। एक्सेसिव सलाइवा यानी कि आपके मुंह में थूक ज्यादा आना शुरू हो जाता है और जो म्यूकस है वो ज्यादा मिकदार में बनने लग जाता है। डिजीनेस, आपको सर में हल्कापन या वनूदगी का एहसास हो सकता है, तो ये भी कॉमन है जो कि आपको पहले भी होता रहा होगा और ये इस महीने में भी हो सकता है। डिस्चार्ज यानी कि मौत का खराज, तो ये भी कॉमन है। कुछ औरतों में ज्यादा होता है, कुछ में कम होता है, और अगर जरूरत से ज्यादा हो तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत होती है। हेमोराइड यानी कि कॉन्स्टिपेशन के बाद आपको हेमोराइड का मसला हो सकता है और हार्ट बर्निंग का मसला हो सकता है, तो इसके लिए अलग से एक वीडियो मौजूद है जिसमें आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड तमाम बातें गाइड की गई हैं और सिंपली आपको फाइबर्स फूड और पानी का ज्यादा इंटेक करना होगा। पहले हम डिस्कस करते हैं अलामात, यानी कि वो कौन सी अलामात होती हैं जिनसे आपको पता चल जाता है कि आप अमल के 7वें महीने में है, या दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि आपके साथ 7वें महीने में क्या क्या होता है। कॉमन चीज है जिसे शादिका कहते हैं। जब प्रेगनेंसी में यूट्रस पे वेट बढ़ता है तो कई दफा ऐसे होता है कि जो शैटिक नर्व होती है वो दब जाती है, जिसकी वजह से कमर से दर्द शुरू होकर टांग की तरफ आती है, लेकिन इसको आप खुद से असेस नहीं कर सकती जब तक कि आपकी डॉक्टर आपको ना बताए कि आपको शैटिका की प्रॉब्लम हुई है। अगर डॉक्टर डायग्नोज करते थे ये शैटिका है तो आप इसके ऊपर गर्म या ठंडे पैड्स लगा सकती हैं ताकि आपको इससे रिलीफ मिले, लेकिन ये टेम्परेरी होता है और ये वक्त के साथ ठीक हो जाता है। पेल्विक पेन यानी कि कूल्हों में दर्द, तो ये इसलिए होती है क्योंकि आगे आगे बॉडी अब लेबर के लिए प्रिपेयर हो रही होती है, इसलिए इसमें चेंजेस आ रहे होते हैं, वजन बढ़ रहा होता है, तो इसलिए आपको पेल्विक में पेन हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन होने की रीजन ये है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की ज्यादती की वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है, जिससे पानी की एब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है और वो स्लो स्लो छोटी आंत से बड़ी आंत की तरफ जाती है, जिससे कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि पानी का इनटेक ज्यादा कर दें। रिक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, इनकी कभी कभी आपको पेट में अकड़ाव महसूस होता है, जैसे गैस से पेट तना हो और फिर थोड़ी देर बाद वो नरम महसूस हो, तो इनको कहते हैं रिक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। तो ये कॉमन है इस महीने में भी। पेटीक यानी कि कमजोरी, आपको पेटीक की प्रॉब्लम
प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि पहले 2 ट्राइमेस्टर में तबीयत इतनी बोझिल नहीं होती जितनी अब होना शुरू हो जा रही, क्योंकि अब आपके पेट पर वज़न ज़्यादा हो गया है। ब्लीडिंग या स्पॉटिंग ये भी एक कॉमन सिम्पटम है, ये भी हो सकती है और ये इससे परेशान होने वाली कोई बात नहीं। और ये याद रखिए कि ये सारे सिम्पटम्स होना ज़रूरी नहीं है आपके अंदर, लेकिन अगर इनमें से कुछ सिम्पटम हो तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। डिफ़िकल्ट वॉकिंग यानी कि आपको चलने में ज़रा दुश्वारी होती है क्योंकि आपका पेट बाहर की तरफ निकल आता है, जिससे आपका बैलेंस भी आउट होता है और आपको थोड़ा चलने-फिरने में दुश्वारी होती है। कमर दर्द आपको बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि जैसे-जैसे वज़न बढ़ता है, आपकी कमर की जो हड्डी होती है उसके ऊपर वज़न का प्रेशर करता है, जिसकी वज़ह से आपके जो कमर के मसल्स होते हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं, जिससे आपकी कमर में ज़्यादा दर्द होती है। मूड स्विंग्स यानी कि मिजाज मत बनाओ, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, क्या छोटी-सी बात पर गुस्सा आ जाना, तो ये चीज़ें कॉमन है इस महीने में भी, इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट यानी कि पेट में बेआरामी, अगर आपको पेट में मुख्तलिफ तरह से पेन हो या मूवमेंट की वजह से कुछ खिंचाव महसूस हो तो ये सब कुछ कॉमन है। जी, डूज एंड डोंट्स यानी कि औरत को इस महीने में क्या कुछ करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बातें हैं जो आपको ज़हन में रखने की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डूज, यानी कि वो कौन सी बातें हैं जिन पे आपको इस महीने में अमल दरामद करना है या जो आपके बच्चे के लिए या आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है। सबसे पहले होती है वॉक, यानी कि चला फिराते रहें, जितना मैक्सिमम हो सके आप एक्टिव रहिए और चला फिराते रहें। अगर आपको समझ नहीं आती कितनी वॉक करनी है तो आप सुबह और शाम 20-20 मिनट के लिए वॉक किया करें। इंगेज यानी कि कोई ऐसी हॉबी ढूंढ लीजिए जिसमें आप मसरूफ रहें, क्योंकि इस महीने में आपसे ज्यादा एक्स्ट्रा काम तो हो नहीं पाते, तो आप बोरियत महसूस करती हैं। तो इससे आपको अगर किसी हॉबी में इंडल्ज हो जाए तो आपको वक्त जो है आसानी से गुजर जाता है, जैसे कि कई औरतें सिलाई कढ़ाई करना शुरू हो जाती हैं, कुछ औरतें मेडिसिन पढ़ती हैं, कुछ औरतें गार्डनिंग कर लेती हैं। इस तरह की किसी न किसी एक्टिविटी में आपने इन्वॉल्व हो जाना है। मेडिटेशन ये आपने जरूर करनी है। दिन में आपने 10 से 15 मिनट के लिए अपने सांस की डिफरेंट एक्सरसाइजेस करनी है। कभी आपने डीप सांस लेने की कोशिश करनी है, कभी आपने स्लो और हल्का सांस लेने की कोशिश करनी है, कभी आपने स्टमक के जरिए सांस लेने की कोशिश करनी है, कभी आपने अपने लंग्स के जरिए करनी है। तो ये आपने डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं जो आपके लेबर में काम आने वाली हैं। एक्सरसाइज आपने वो करनी है जो डॉक्टर आपको रेकमेंड करे। इसमें स्ट्रेचेस होते हैं, अगर आपकी टांगों वगैरह में पेन है तो उसके लिए स्ट्रेचेस की एक्सरसाइज हमने आपको बताई हुई है वीडियो के थ्रू, आप वो कर सकती हैं। अदरवाइज आप अपनी डॉक्टर से पूछ लीजिए कि कौन सी स्ट्रेचेस आप ले सकती हैं कमर दर्द के लिए और दूसरी फिजिकल एक्टिविटी के लिए। आयरन इनटेक आपने जरूर करना है, क्योंकि बच्चे की ग्रोथ और खून की जो अमाउंट आपको रिक्वायर्ड होती है वो आपको आयरन खाने से ही मिलती है। तो आयरन की जो टैबलेट्स आपको दी गई हैं वो खाइए, और इसके अलावा ऐसी ग़िज़ाएं खाएं जिसमें आयरन की मिकदार मौजूद होती है, जैसे कि मछली, अंडे, पालक। इस तरह की चीजें आप खाएंगी तो आपके जिस्म में आयरन की वाफर मिकदार बढ़ जाएगी। मॉनिटर हीमोग्लोबिन, आपके जिस्म में चूंकि आयरन की कमी हो सकती है, खून की कमी हो सकती है, इसलिए आप जब अपनी मंथली रिपोर्ट करवाएं तो आप इस पे अपनी नजर रखें कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल क्या है, क्योंकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपका जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो 12 से ऊपर होना चाहिए। अगर उससे कम होगा तो आपको एक्सटर्नल ब्लड की जरूरत हो सकती है। डोंट्स अब हम वो डिस्कस करने वाले हैं जो आपने नहीं करना, यानी कि 7वां महीना अगर आपने प्रेगनेंसी का है तो आपने सबसे पहले सीधा नहीं सोना, क्योंकि सीधा सोने से आपके बच्चे की हेल्थ को खतरा हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि लेफ्ट साइड की तरफ सोएं और मैक्सिमम अपने को कंफर्ट देकर सोएं, जिधर आपकी बॉडी को रिलैक्स महसूस होता है वो करें। फिर अगर आप स्मोकर हैं तो अपनी स्मोकिंग को छोड़ दीजिए, और अगर आप अल्कोहल ड्रिंक करती हैं तो उसको भी छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आपके अपने बच्चे के साथ सीरियस दुश्मनी होगी। और इसके अलावा भी जहाँ पे सिगरेट पी जा रही हो तो आपने इसके धुएं से या किसी फैक्ट्री के धुएं से अवॉइड करना है। ऐसे हार्मफुल धुएं आपके लिए अच्छे नहीं होते। अवॉइड बेंडिंग, चूंकि आपका पेट अब पहले से बढ़ जाता है तो आप ज्यादा बेंड नहीं होना, आपने बेंडिंग को अवॉइड करना है, क्योंकि झुकने से बच्चे हार्ट बीट रुकने का खतरा हो सकता है और इस तरह बच्चे की जान जाने का खतरा हो सकता है। इसलिए आपने बिल्कुल भी फालतू में झुकना नहीं है। अवॉइड वेट लिफ्टिंग, अगर आप कोई वजन उठाती थी तो उसमें बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि ये 7वां महीना डेंजरस होता है। इसमें कई औरतों का बच्चा पैदा होने के चांसेस होते हैं। अगर आप इसमें एहतियात नहीं करेंगी तो आपका बच्चा वक्त से पहले हो जाएगा। वो होगा तो पूरा, लेकिन वो वीक होगा और फजूल की कॉम्प्लिकेशंस आपको फेस करनी पड़ेगी। तो इसलिए आप इन चीजों को अवॉइड करें जिससे मैं आपको मना कर रही हूँ। अब हम बात करेंगे फूड्स टू ईट, यानी कि ग़िज़ा जो आपने खानी है। तो आपने ग़िज़ा को बहुत प्रॉपर तरीके से चेक करना है, क्योंकि एकदम से वजन बढ़ना शुरू हो जाता है जिससे आपका ब्लड प्रेशर वगैरह डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए आपको चुन के ग़िज़ा खानी है जिसमें आपके पास न्यूट्रिएंट्स ज्यादा हो और वॉल्यूम ज्यादा ना हो और फजूल इसमें जंक फूड्स वगैरह शामिल ना हो। ओमेगा 3 फैटी एसिड ये आपने जरूर लेना है, इससे बच्चे की ग्रोथ होती है और ये बच्चे के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो ओमेगा 3 आपने मेडिसिन के क्षेत्र में भी ले सकती हैं और ऐसी ग़िज़ाएं दिखा सकती हैं जैसे कि सी फूड, मछली, अंडे, ऐसी चीजों में ओमेगा 3 शामिल होता है। विटामिन सी भी आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है और आपके जिस्म में खून की कमी नहीं होने देता। तो विटामिन सी को आपने लेना है, और अगर आपके पास फ्रेश फ्रूट्स वगैरह अवेलेबल हो जिसमें विटामिन सी होता है तो वो वेल एंड गुड है। ऐसी वेजिटेबल्स होती हैं जैसे कि चिली, तो ये आपने ले लेनी है। टिप्स ऑफ वुड बी मॉम, यानी कि कुछ ऐसी तजावीज जो कि हम होने वाली माँ को, यानी जो ऐसी औरत जो माँ बनने वाली है उसको देते हैं। तो उसमें सबसे जरूरी चीज होती है कि वो रिलैक्स रहे या पुरसुकून रहे, फजूल की टेंशन न ले, क्योंकि टेंशनों से उनका
असर डायरेक्टली बच्चे पे होता है, बच्चा सेंसिटिव हो जाता है और उसको खतरा हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि ऐसे माहौल में रहें जहाँ सुकून हो और ऐसी बातें मत सोचें जिनसे उनको टेंशन होती हो। दूसरा काम आपने ये करना है कि कोलेक्ट इन्फो यानी कि मालूमात जमा कर लें, यानी कि लेबर से मुतल्लिक या बच्चा होने से मुतल्लिक, बच्चे को बाद में कैसे संभालना है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन जरिए आप इकट्ठी कर लें ताकि जब आप उस फेज में पहुंचे तो आपको सब कुछ पहले से मालूम हो। टेक अ ब्रेक, छुट्टी लें अगर आप काम करती हैं और अपने हस्बैंड के साथ किसी रिजॉर्ट पे, किसी ऐसी तफरीही जगह पे जाएं जहाँ पे आपको अच्छा महसूस हो, आप अच्छी ब्रीदिंग कर सकें, आपको रिलैक्स महसूस हो। तो ऐसे करने से आपके मूड के ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ता है और जब आपका मूड अच्छा होगा तो ऑब्वियसली बच्चों की ग्रोथ भी अच्छी होगी। डिस्कस फेयर्स, यानी अपने हस्बैंड के साथ वो तमाम बातें डिस्कस करें जो आपको डाउट्स हैं या आपको डर है प्रेगनेंसी को लेकर। इस तरह करने से एक तो आपके अंदर जो स्ट्रेस है वो दूर हो जाता है, दूसरा अपने हस्बैंड के साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है, तो वो आपकी अच्छी बुरी को समझने लग जाता है और आपके साथ अंडरस्टैंडेबल हो जाता है। डू प्रिपरेशन, इनके लेबर के लिए तैयारी रखें। अगर आपने बैड प्रिपेयर नहीं किया तो वो कर लें, अगर बच्चे की नर्सरी नहीं तैयार की तो वो कर लीजिए, या अगर बच्चे का रूम आप चाहती हैं डेकोरेट वगैरह करना तो वो कर लीजिए। तो ऐसे काम करने में अपना ये वाला टाइम स्पेंड कीजिए। मैटरनिटी लीव, अगर आप वर्किंग वेमन है तो ये टाइम आ गया है कि आप अपने ऑफिस से छुट्टी ले लीजिए, क्योंकि अब आपकी जो तबीयत है वो ऑफिस का स्ट्रेस लेने के लायक नहीं है। आपको चाहिए कि अपने घर के लवेबल माहौल में रहिए ताकि आपको अच्छा महसूस हो और आपकी तबीयत पे अच्छे असरात हों। इमरजेंसी, यानी कि कुछ ऐसी सूरत हाल भी होती है जहाँ पे आपको फौरी तौर पे डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत होती है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आपको शदीद पेन स्टार्ट हो जाए कमर में या आपके पैल्विक एरिया में जो कि पीछे की तरफ जाती हो, लोअर बैक की तरफ, तो आपने फिर इंतजार नहीं करना, या आपको एक्स्ट्रा एक्सट्रीम प्रेशर महसूस हो रहा हो तो आपने फौरन डॉक्टर के पास जाना है। दूसरी चीज है कि अगर आपको रेडिश ब्राउन कलर का डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाए तो ये भी बहुत खतरनाक होता है, तो इसके लिए भी आपको जरूरी है कि आप डॉक्टर के पास फौरन जाएं। डेवलपमेंट ऑफ बेबी, तो ये एक बहुत मजेदार से टॉपिक है जो आप इस महीने में जानना चाहती हैं कि बच्चे ने कहते हैं तब्दीलियां रोनमा हुई है। तो सबसे पहले इसकी हाइट है, तो बच्चे की हाइट अप्रोक्सीमेटली 46 सेंटीमीटर, इनकी 46 सेंटीमीटर तक होती है, और ये जो लेंथ है उसकी सर से लेकर पाँव तक की होती है। फिर बच्चे का वजन है जो कि 900 से 1000 ग्राम तक होता है, यानी कि बेसिकली बच्चा 1 किलो तक का हो जाता है। दिमाग की जो ग्रोथ है वो अच्छी खासी होती है और दिमाग प्रॉपर वर्किंग स्टार्ट कर देता है, और इसीलिए बच्चे को मुख्तलिफ सेंसेस आ जाती हैं, जैसे कि आवाज की सेंस, खुशबू की सेंस, बदबू की सेंस। इस तरह की जो सेंसेस हैं वो ब्रेन से रिलेटेड होती हैं। मूवमेंट, बच्चा हरकत करता है और इसका पैटर्न बस चेंज हो जाता है, क्योंकि अब इसको ज्यादा नहीं मिलती है करने के लिए, तो इसकी पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाता है, अलबत्ता हरकत करता है बच्चा। सेंस ऑफ हियरिंग, इनके बच्चे की सुनने की हिस्स बहुत तेज होती है, इसीलिए औरतों को रिकमेंड किया जाता है कि अच्छी बात करें और अच्छी बात सुने, और कोशिश करें कि तिलावत कुरान का जरूर सुने। फैट एक्यूमुलेशन, क्योंकि बॉडी पार्ट्स तो तकरीबन कंप्लीट हो गए होते हैं, तो सिर्फ उसमें रिंकल्स वगैरह होते हैं बॉडी को, जो कि दूर करने के लिए फैट्स इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और बच्चा वेट गेन करना शुरू कर देता है। रेस्पिरेशन, निज़ाम तनफ्फुस इसका प्रॉपर तैयार हो गया होता है और बड़ी पोजीशन में होता है। आईज तैयार हो गई होती हैं और आईलिड्स थोड़ी ओपन होती है। जो ब्लिंकिंग है वो थोड़ी स्लो होती है, लेकिन आईज ब्लिंक स्टार्ट कर देती हैं। स्किन में जो गोल्डन कलर के बाल अपीयर होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होना शुरू हो जाती हैं, और इसके अलावा स्किन में रिंकल्स होते हैं वो फैट्स की पट्टे होने से दूर होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा स्किन का कलर अभी रेडिश होता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, यानी कि जो ग़िज़ाई नाली होती है वो प्रिपरेशन की तरफ होती है, इस वक्त उनमें काम चल रहा होता है ताकि बच्चा पैदा होने के बाद अपनी ग़िज़ा की नाली से दूध वगैरह ले सके। बोन्स पहले से ज्यादा मजबूत हो रही होती हैं, इसीलिए आपको कैल्शियम इनटेक की जरूरत होती है और विटामिन डी की। तो बोन्स आपकी निस्बतन आहिस्ता आहिस्ता बच्चे की सुंदर सख्त होना शुरू हो जाती है, जो कि 9वें महीने तक होती रहती है। कल उसकी उतनी नरम रहती है, क्योंकि अगर ये सब हो जाए तो डिलीवरी में प्रॉब्लम होती है। तो ये अल्लाह की कुदरत है, इस तरह जो है बच्चे की इनकी जो खोपड़ी की हड्डी है वो नरम रहती है। पोजीशन, बच्चे अपनी पोजीशन अपनी डेवलपमेंट के हिसाब से लेता है, अपनी मेंटल पोजीशन के हिसाब से लेता है। तो इस वक्त जो पोजीशन होती है वो चेंजेबल होती है, यानी कि 8वें महीने तक ये भी चेंज हो सकती है। तो इस वक्त जो बच्चे की पोजीशन है वो मे भी थोड़ी देर बाद चेंज हो जाए। बच्चे की जुबान इस स्टेज पर काफी हद तक कंप्लीट हो जाती है, उसमें टेस्ट बड बन जाते हैं, जिससे वो मुख्तलिफ तरह के टेस्ट में फर्क कर सकता है, ये अच्छे टेस्ट में और बुरे टेस्ट में फर्क कर सकता है। तो ये डेवलपमेंट उसकी जुबान में होती है इस स्टेज पे। उम्मीद है कि 7वें महीने से मुताबिक मैंने ऑलमोस्ट ऑल इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, लेकिन जरूरी है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हो, ताकि जब मैं कम्युनिटी टैब में पोस्ट लगाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बटन आइकन को भी प्रेस करना पड़ेगा ताकि नोटिफिकेशन रिसीव हो।